लगातार ये जो जीत का अंतर है वो भी बढ़ रहा है और बीजेपी के 3 बड़े नेता इस समय पीछे चल रहे हैं। सांसद बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, स्वप्न दास गुप्ता पीछे चल रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी पीछे चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी उस तरह का प्रदर्शन निकलकर पश्चिम बंगाल में नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी जो खेला होवे कह रही थी वो सच में खेला होवे हो गया है। बीजेपी 100 सीटों से कम पर आगे है, जैसा कि प्रशांत किशोर का बार बार चर्चा में जिक्र आ रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि डबल डिजिट का आंकड़ा 99 के भीतर भीतर वो सिमट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 100 सीटों पर नहीं पहुंच पा रही है। जो बड़ा अपडेट इस समय का निकल कर आ रहा है वो ये कि बंगाल में टीएमसी 200 सीटों को छूती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी चौथे राउंड के बाद 4000 वोट से पीछे है। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज झा लगातार कह रहे हैं कि नंदीग्राम में 2 इलाके हैं और 5 राज्यों का क्या हाल है वो भी हम आपको बताते हैं। ये तो बात हम पश्चिम बंगाल की कर रहे थे। अब जो आंकड़ा आपके सामने आने वाला है वो हम असम की भी बात करेंगे, हम पुदुचेरी की भी बात करेंगे, तमिलनाडु की भी बात करेंगे, क्योंकि 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं। असम में जो हमें तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। बंगाल में रुझानों में टीएमसी को 2/3 बहुमत मिल रहा है। असम में अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुमत की तरफ आंकड़ों में बढ़ती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। केरल की अगर बात करें तो एक बार फिर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पिनराई विजयन जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं की पार्टी बढ़त लिए हुई है। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की वापसी यानी जयललिता और करुणानिधि के एब्सेंस में जो चुनाव हुआ उसमें डीएमके अपनी वापसी करती हुई, लेकिन 10 साल के बाद अभी ये जो रुझान आ रहे हैं, जो 3 घंटे की जो काउंटिंग हुई है उसके रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। पुदुचेरी की बात करें तो एनडीए ने वहां पर लीड ली हुई है। सुमित, अगर देखा जाए तो सब बड़ी बातें आपने शोभना से सुनी और इसकी सबसे बड़ा निचोड़ ये है, इस चुनाव पे जो सबकी निगाहें थी, जो समझने की सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो बात कही थी कि वो 200 के पार जाएगी, वो सरकार बनाएगी, वो नहीं हो रहा है। बीजेपी ने चुनाव लड़ा, दिलचस्प चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी वो नहीं कर पाई जिसका वो वादा कर रही थी, जिसके वो सपने दिखा रही थी। या इसको ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टीएमसी ने बीजेपी की चुनौती को स्वीकारा, पुरजोर तरीके से स्वीकारा और अपने परफॉर्मेंस को लगभग उसी जगह पर ले आई जहां पर वो 2019 में थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी जुड़ गए इस चर्चा में, जो लगातार हमारे साथ एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब से कवर करते हैं। विकास, एक कमेंट मैं आपका जरूर लेना चाहूँगा, इस परिस्थिति में जो कि बंगाल की खासतौर पर दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या है? बीजेपी से कहाँ चूक हुई? क्या ज्यादा बड़े सपने देख लिए? ये देखिए, जो बीजेपी के भीतर के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये रुझान है, अभी वोटों की गिनती पूरी होना बाकी है। आप 2:30-3 बजे तक इंतजार कीजिए। इस बार वोटों की गिनती धीमी हो रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। लेकिन अगर हम पूरे चुनाव के अभियान को देखें तो बीजेपी ने लगातार वो किया जो उसको जीत दिलाने के लिए ज़रूरी था। उसने ममता बनर्जी को सीधे टारगेट किया। जब ममता बनर्जी को चोट लगी तो शुरुआती हिचक के बाद बीजेपी ने फिर से उनको टारगेट किया कि जो पैर में चोट लगी है वो उनका बहाना है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जो बीजेपी के लिए अभी तक के रुझानों से दिख रहा है एक बड़ा फासला जो सीटों के बीच, उसकी वजह है कि जो बीजेपी है वो हिंदी भाषी बांग्ला में अपनी पैठ बना पाई, लेकिन जो बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है विकास आपका, इस पर आगे बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी बीच में माफी चाहता हूं, पंकज झा के पास एक बड़ी खबर चुनाव आयोग से जुड़ी। पंकज, सुमित, चुनाव आयोग के पास उसके अगर देखें ऑफिशियल जो जानकारी दी गई है उसमें 43 विधानसभा सीटों के रुझान आ गए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक भी सीट पर जो तीसरा मोर्चा है ना, जो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का, उसका कहीं भी उसमें जो 243 सीटों के रुझान है उसमें ये तीसरा मोर्चा कहीं भी नहीं। साफ है कि सिर्फ सीधा मुकाबला हुआ है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के रुझानों में 236 में से टीएमसी 160 में है और बीजेपी 80 में है। लगभग वही स्थिति जो बात प्रशांत किशोर ने कही थी कि बीजेपी डबल डिजिट के आसपास रहेगी, 99-100 के आसपास, तो उसी को विकास भदौरिया समझा भी रहे हैं। तो विकास, जो बात बार बार हो रही है कि बीजेपी के पास अपना एक क्रेडिबल और वो चेहरा नहीं था जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, और हमने अपने ओपिनियन पोल में लगातार देखा, 3 ओपिनियन पोल देखे, और जो सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता था वो ममता बनर्जी के सामने दिलीप घोष का दिखाई देता था। दिलीप घोष नंबर 2 रहे,
लेकिन कहाँ ममता बनर्जी 45-50% पर और दिलीप घोष 20-22% पर। क्या वो नुकसान उठाना पड़ा? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, जब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होता है तो निश्चित रूप से अगर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो उसके खिलाफ बाकी चेहरे जो है उतने बड़े कद के नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव का मंजून पढ़ें, उस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव और उनकी लोकप्रियता के मुकाबले बीजेपी का कोई भी लीडर कहीं टिकता नहीं था। लेकिन चुनाव जो है साझा चेहरे के साथ और साझा नेतृत्व में लड़ा गया, बीजेपी जीत के आई, योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना दिया गया, आज वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ठीक स्थिति पश्चिम बंगाल की यही है कि ममता बनर्जी वहाँ पर बहुत पॉपुलर चेहरा है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो एक दाव चला जिसकी ध्वनि अब दिखाई दे रही है वो थी बंग ध्वनि। ममता बनर्जी लगातार पूरे कैंपेन के दौरान ये कहती रही कि ये बाहरी लोग हैं, ये बाहरी पार्टी है, और इसका रिफ्लेक्शन जो बांग्ला भाषी हैं वहाँ पर शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि बीजेपी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा सीटें जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है जहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा हैं, जहाँ पर पोलराइजेशन बहुत तेज़ हुआ है और ज़्यादातर वो इलाके वैसे हैं। आपकी बात पे पंकज झा नाम में सर हिला रहे थे, तो बंग ध्वनि जिसकी बात बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात से मुतमईन नहीं है पंकज। विकास जो अभी बात कह रहे थे, एक तो यूपी और बंगाल की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। वहाँ सबअल्टर्न पॉलिटिक्स बीजेपी करती है और दूसरी पॉलिटिक्स टीएमसी करती है। आखिर में जो विकास ने बात कही कि पोलराइजेशन वही एकमात्र एजेंडा था, और जो साफ साफ कहा था प्रशांत किशोर ने, आपको याद होगा सुनील जी वो बयान कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट्स और माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट्स अगर मिल जाएगा, वही तालमेल किया। जो नंदीग्राम का डेमोग्राफिक फिगर है वही जो है वो बंगाल का है। तो जैसे जैसे उन्होंने अपने को रेक्टिफाई किया ममता बनर्जी ने रणनीति के हिसाब से, वो चंडी पाठ से लेकर के हिंदू ब्राह्मण की बेटी से लेकर के कलमा तक का जो सफ़र किया और फिर व्हील चेयर वाला, वो सब उनके लिए क्लिक काम किया। बीजेपी उस हिसाब से पोलराइज नहीं कर पाई। आप देखिए ना, जो हर बार होता है, 2014 लोकसभा में उसे अच्छे वोट मिले, 2016 के विधानसभा में बीजेपी डिप कर गई, फिर 2019 में उसे अच्छे वोट मिले, 121 पर लीड मिली, और फिर अगर अभी तक का जो रुझान है उसमें फिर बीजेपी डिप कर गई। तो बीजेपी की रणनीति कामयाब नहीं रही किसी भी तरीके से। ये अब दिल बहलाने की बात है कि हम 95 दिख रहे हैं। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर दे दूं, सीतलकुची इलाका, वहां से अब बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए हैं। यहीं पर मौत हुई थी जब हिंसा हुई थी सीतलकुची से, अब बीजेपी कैंडिडेट आगे, सीआरपीएफ की तरफ से गोली यहां पर चलाई गई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने सियासी तौर पर बड़ा प्रदर्शन भी किया था। वो जाना चाहती थी लेकिन उन पर रोक लगा दी गई थी। उस वक्त वो सीतलकुची जा नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात भी की थी। तो सीतलकुची में इस वक्त बीजेपी उम्मीदवार आगे, और यहाँ जो ममता बनर्जी को लेकर चर्चा हो रही थी, उनकी पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही थी, आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी पंकज जी कि अपने आप को वो जो माइनॉरिटी तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीजेपी जो कटघरे में खड़ा कर रही थी, उसको रेक्टिफाई करने का काम शायद टिकट बंटवारे के समय से ही टीएमसी ने शुरू कर दिया, क्योंकि 2016 में 57 मुस्लिम उम्मीदवारों को टीएमसी ने टिकट दिया था, जो इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ 44 घटा दिया गया टीएमसी की तरफ से। तो रणनीति बहुत बारीकी से अंजाम टीएमसी दे रही थी। बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी, ममता बानो इफ्तार पार्टी, दुर्गा पंडाल में विसर्जन नहीं होने देती हैं और मुहर्रम के जुलूस होने देती हैं, इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसकी काट कहीं ना कहीं चंडी पाठ, गोत्र, ब्राह्मण की बेटी हूं, और नंदीग्राम में भी जब ममता बनर्जी रही हैं तो नंदीग्राम में करीब 19 मंदिरों में गई है नंदीग्राम में अपने दौरे पर, जब वो रही नंदीग्राम में उस दौरान। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जो उन्होंने अब किया, उस वक्त लग रहा था कि वो बीजेपी की पिच पे जाके खेल रही हैं, बीजेपी की फॉर्मूले पर रिएक्ट कर रही हैं और उनके ट्रैप में फंसती जा रही है। लेकिन अगर ये जो रुझान है, जो नतीजों की ओर इशारा कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ममता बनर्जी जो भी कुछ कर रही थी, बंगाल की जनता को वो पसंद आ रहा था। बंगाल की जनता उनके साथ थी, चाहे वो चंडी पाठ करें, चाहे वो मंदिरों के दर्शन करें, चाहे वो व्हील चेयर पे कैंपेन करें, जो भी उन्होंने किया उसको बंगाल की जनता ने पसंद किया। और ये बात अब ये समझ में आती है कि जब आपके पास कोई लार्जर देन लाइफ, कोई कल्ट फिगर है, उसके सामने अगर आप बगैर किसी चेहरे के चुनाव लड़ेंगे विकास, तो जाहिर तौर पर नुकसान हो सकता है। आलोक मेहता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, क्या आपको लगता नहीं कि जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अंदर आ चुके थे, मुकुल रॉय बीजेपी के अंदर थे, और भी तमाम नेता, दिलीप घोष हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, लॉकेट चटर्जी हैं, क्या बीजेपी को किसी को चेहरा बना नहीं देना चाहिए था? आज जब हम रिट्रोस्पेक्टिव में बात करें तो देखिए, बिल्कुल देखिए, जब बीजेपी के भीतर के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये रुझान है, अभी वोटों की गिनती पूरी होना बाकी है। आप ढाई 3 बजे तक इंतजार कीजिए, इस बार 3 बजे तक
सुमित जी, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है, जो मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, जो ज़मीनी काम करते रहे हैं, देखिए नेता कितने ही बड़े हों, नीचे पूरा का पूरी पार्टी हार जाती है। इसलिए क्योंकि आपने लगातार, मैंने आपको क्या कहा, स्वप्नदास गुप्ता बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आप नंबर 1 देश के सबसे बड़े लोकप्रिय एंकर हैं, या और जो अपने आप को दावा करते हैं कि भाई हम तो सारे देश में चैनल चाहे कहीं भी हो मैं सबसे आगे हूँ, क्या वो बिहार में चुनाव लड़ करके जीत के आ सकते हैं? ये सोचना कि लोगों के बीच में 10 साल आप काम करें, ममता बनर्जी अच्छी है बुरी है जो उन्होंने किया, लेकिन वो और उनके साथियों ने लगातार अपने क्षेत्रों में जो काम किया, कमियां तो सब में रही है। नेहरू के इलाके में, नेहरू के यहाँ सबसे कम डेवलपमेंट हुआ था। आप कभी पता करिएगा, इलाहाबाद की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो करते थे, वो कहते थे मेरा पूरा देश मेरा है। तो ये अपने स्थानीय फूलपुर, यस। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जिन्होंने जमीनी काम किया, अमेठी में श्रमदान किया था संजय गांधी के जमाने में, लेकिन 77 में हार गए, लेकिन 80 से कब तक जीतते रहे। राहुल गांधी ने काम नहीं किया तो वही अमेठी हार गए। मैं उस श्रमदान शिविर में गया हूँ, चाहे वो इमरजेंसी थी, लेकिन 20 दिन तक पत्थर सिर पर रख करके सड़क बनाई गई। क्या वो काम दूसरी पार्टियां करती है? यदि बीजेपी आरएसएस करती तो ठीक है, सितारे उतार दो, दल बदलू उतार दो, जो फार्मूला बना लो, ये समीकरण। देखिए, पन्ना प्रमुख का जो आइडिया था कई राज्यों में, आपके पास पहले इतने सालों तक इतना काम बंगाल में नहीं हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना कहीं स्थानीय लोगों ने काम किया होगा उसका लाभ बीजेपी लेगी। लेकिन लेफ्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, नक्सली, आप जानते हैं मिस्टर जो चौधरी हैं, इनके कांग्रेस के नेता, उन नक्सल होते थे, वो गिरफ्तार रहे मीसा में कांग्रेस के। आज कांग्रेस उनके चरणों में है, सीपीएम के चरणों में है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ 25 सीटों पर है। आप बताइए, जो जमीनी काम करेगा वो जीतेगा। एमपी हो, प्रधानमंत्री भी चुनाव हार सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हार सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बात सुमित जी कर रहे हैं या पंकज जी कर रहे हैं, विकास के पास भी हम चलेंगे, कुल मिलाकर वो चेहरे की जो बात आप कर रहे हैं, चेहरे से ज्यादा शायद संगठन, वो संगठन जिसने 2019 में बीजेपी को हाफ मार्क तक पहुंचाया। लेकिन 2021 आते आते हमने एक चीज देखी कि बागियों की जैसे फौज थी जो टीएमसी छोड़ रहे थे और बीजेपी में शामिल हो रहे थे। आप जितेंद्र तिवारी का एग्जांपल ले लीजिए, पंडेवेश्वर से बाद में बीजेपी ने उनको टिकट दिया, उनको उम्मीदवार बनाया, और देखिए जब वो शुरू में आ रहे थे बीजेपी में तो किस तरीके की नाराजगी, खुद बाबुल सुप्रियो नाराज हो गए, संगठन के कार्यकर्ता जो है वो इस बात को लेकर नाराज थे कि साहब इन्हीं लोगों के साथ तो हम सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, अब इन्हीं को आप लेकर आ रहे हो, हमारे सर पर बिठा रहे हो। तो संगठन जो है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आक्रोश भी था, जिसे लेकर हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कई दिन तक डेरा डाला, उन्होंने वहां पर कई बैठकें की और उसे मनाने की कोशिश की, एकजुट करने की कोशिश की कार्यकर्ताओं को, लेकिन पे करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास, सीटों का ऑक्सीजन किसको कितना मिला, ये बड़ा आंकड़ा जरा देखिए। बिल्कुल रोमाना, 5 राज्यों की मैं बात करूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि सबसे दिलचस्प मुकाबला और देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है, और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4। कांग्रेस तो लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुमित, रोमाना। तो सुना आपने किस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत किसको है और किसके पास ऑक्सीजन है, साफ समझ में आ गया जनता ने ऑक्सीजन किसको दी है। पश्चिम बंगाल में ये ऑक्सीजन का टैंकर जो है वो इस वक्त टीएमसी के पास है। स्वप्नदास गुप्ता बीजेपी के बड़े चेहरे 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो अब 14000 वोट से पीछे हो गए। बाबुल सुप्रियो 14000 वोट से पीछे हो गए। स्वप्नदास गुप्ता भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। यानी बीजेपी के नेताओं के लिए जो शुरुआत में बढ़त दिखाई दे रही थी वो शायद पोस्टल बैलेट की बढ़त थी। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है बीजेपी के नेता पीछे होते जा रहे हैं। तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। ये चेन्नई की तस्वीरें, साफ कर दे, तमिलनाडु के चेन्नई की तस्वीरें हैं जहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत रहा है। 132 सीटें हैं। हालांकि
माफ़ करिएगा, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, ये केरल की तस्वीरें मुझे बताई जा रही हैं। ये केरल की तस्वीरें हैं, उस केरल की जहाँ पर एलडीएफ की सरकार एक बार फिर बन रही है। पिनारी विजयन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और केरल में ये रिकॉर्ड है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, वरना हर 5 साल में एलडीएफ और यूडीएफ में सत्ता पलटती रहती है। लेकिन इस बार एलडीएफ ही दोबारा सत्ता में लौट रही है। नब्बे सीटें एलडीएफ के पास, 47 सीटें यूडीएफ के पास, 3 सीटें अन्य के पास। ये तस्वीरें केरल की है और केरल से तस्वीरें आनी सेलिब्रेशन की शुरू हो चुकी हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े नेता, पूरे चुनाव की अगुवाई कर रहे थे, बीते 4-5 सालों से जमे हुए थे पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़े रणनीतिकार। कैलाश जी शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे कि मैं सवाल पूछूं? धन्यवाद। कैलाश जी कहां गड़बड़ हो गई? 100 भी टच नहीं कर रहे हैं अभी तक तो। नहीं, अभी गड़बड़ नहीं, अभी शाम तक इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी 2-3 चरण ही हुए, कहीं पे 4 हुए हैं, कहीं पे 5 हुए हैं। और इस बार जो मतगणना हो रही है काफी स्लो हो रही है और लगभग कहीं 20 राउंड है, कहीं 25 राउंड है, कहीं 30 राउंड है। तो बंगाल के अंदर काफी ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए अभी कोई ऐसा नहीं है कि हम मैदान छोड़ चुके हैं। अभी हम मैदान में हैं और मुझे लगता है कि हम मैजिक नंबर भी छू सकते हैं शाम तक आते हैं। नहीं, मैदान में तो आप हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। मैदान में 2 ही पार्टियां हैं, आप है और दीदी हैं, टीएमसी और बीजेपी। बाकी कोई मैदान में दिख ही नहीं रहा है, सुपड़ा साफ है सबका। लेकिन सवाल ये उठता है कैलाश जी, आपने 200 पार की बात की थी उस दिन, आप जब मेरे साथ एग्जिट पोल में थे तो बड़ी ईमानदारी से आपने कहा कि 200 पार तो नहीं, लेकिन 200 तक हो सकता है, 200 से कम और 200 तक। ये तो 100 भी नहीं हो रहा है। मेरा सवाल ये है, हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी 2-3 राउंड के हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 राउंड हुए कहीं पर, अभी बहुत राउंड बाकी है और मुझे लगता है कि शाम तक आते आते काफ़ी स्थिति स्पष्ट होगी। और मुझे अभी हमारे अनुकूल सीटें भी काफ़ी बाकी है अभी, तो इसलिए ऐसा अभी एकदम कोई निराश होने वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे, शाम तक बहुत आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात फिलहाल के लिए मान लेता हूं कि आप आगे बढ़ेंगे। अब आप मेरी बात भी एक मानिए कि अगर नहीं बढ़े तो क्या होगा? अगर गाड़ी 100 के आसपास रुक गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो क्या हो गया, पीछे विपक्ष में बैठेंगे, पॉलिटिक्स में चलता है। हमने तो गेन नहीं किया है, हम 3 से चले थे, आज 3 से 100 तक आ रहे हैं। बताइए कहीं किसी प्रदेश में कभी कोई उदाहरण हो जहाँ पर 3 से 100 तक पहुंची हो कोई पार्टी? बंगाल में अगर हम पहुंचे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। नहीं, पर आप विधानसभा में 3 पर, आप तो लोकसभा में 121-22 तक पहुंच गए थे। लोकसभा में तो 121-22 विधानसभा तक पहुंच गए थे। मैं कह रहा हूँ ना कि शाम तक हम मैजिक नंबर तक भी पहुंच सकते हैं, आप इंतजार करें। अगर हम इसको पीछे मुड़ के देखें कैलाश जी, क्या जो आप लोगों की चुनावी रणनीति रही कि बाहर से लाए, टीएमसी के लाए लोगों को टिकट देना, इंपॉर्टेंट सीटें लड़ाना, या स्टार्स को, बड़े बड़े जो चेहरे थे, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी, उनको लड़ाना, ये सब बंगाल की जनता को समझ में नहीं आया? ऐसा लगता है कि आपके पास चेहरों की, अच्छे उम्मीदवारों की कमी थी और जनता ने समझ लिया इस बात को। हमारे पास बहुत अच्छे चेहरे हैं, लॉकेट जी बहुत अच्छा चेहरा है, बाबुल साहब बहुत अच्छे चेहरे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सॉइल के बेटे बेटियां हैं ये, जिन्होंने यहीं पे काम किया है, यहीं पर जन्म लिया। पर हाँ, ये बात सही है कि अभी वो ट्रायल कर रहे हैं, तो हम अभी जल्दबाजी हैं। और मैं उम्मीद है कि लॉकेट जी तो आगे हो जाएगी 100%, क्योंकि उनके 30 राउंड है, अभी 4-5 ही राउंड हुए हैं और वो 3-4 राउंड में पीछे होने वाले थे। सपन दास भी जैसे 3-4 राउंड में पीछे होने वाले थे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। उनके भी कम से कम 25 राउंड है। और इसलिए अभी एकदम कोई जल्दबाजी में कमेंट करना उचित नहीं है। मुझे लगता है शाम तक का इंतजार करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि हम मैजिक नंबर तक पहुंचेंगे। मैं शाम के लिए आपसे अभी अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ।
शाम को 7 बजे 8 बजे जो आपके पास समय हो मेरे साथ जरूर हाँ, जुड़िएगा मेरा 15 मिनट के लिए। छोड़ूंगा नहीं मैं आज आपको, पुरानी दोस्ती है पक्का, मैं तो आपसे। यहीं पे कार्यालय पर ही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनिए दीदी क्या बोल रही है। मेरे को तो आपके साथ बात करने में अच्छा भी लगता है। খেলা হবে খেলা হবে 191 पर टीएमसी है आगे, अभी बहुमत से काफ़ी आगे निकल गई है। 95 पर भारतीय जनता पार्टी है जो आंकड़े कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ है, यशवंत देशमुख हमको दिखाई दे रहे हैं। यशवंत मैं आता हूं, लेकिन एक सवाल कैलाश जी मैं आपसे पूछ लेता हूं। कैलाश भाई, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया, उसका खामियाजा है। अगर आप दिलीप घोष को अनाउंस कर देते तो शायद परिस्थितियां बदल जाती। मैं शाम को इन सारी बातों को उत्तर दूंगा। अभी जल्दबाजी हो, शाम को मैं यदि हमारी शक्ति होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे समीक्षा करने दीजिए। और जो आप कह रहे हैं तो उन सब बातों पर हम विचार करेंगे। हम लोग को शाम को आपको एक एक बात का एक एक प्रश्न का अच्छा जवाब। ठीक है, ठीक। अब एक सवाल और, इसके बाद रुमाना आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। एक सवाल और, एक हमने नेता को देखा था आज से 2 साल पहले, वो चुनाव हारे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी अमेठी के चुनाव हारे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगर बीजेपी चुनाव हारी तो कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, दिलीप घोष होंगे, या कौन होगा? नहीं, ऐसा है, फिर आपको ही मैं कह रहा हूँ कि मैं पलायनवादी नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गेन किया है। वो बात दूसरी है कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है प्रारंभिक तौर पे, पर हम सरकार बना भी सकते हैं। और हम 3 से चले थे 100 पे आ गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। हमारे पास होने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमने तो पाया ही पाया है। यदि हम सरकार बनाते हैं तो भी पाया है, यदि हम 100 से ऊपर जाते हैं तो भी हमने पाया है। इसलिए हमने खोया क्या है यहाँ पर? नहीं, आपको तो पाना ही पाना था, आपके पास तो कुछ खोने को था ही नहीं। सवाल यह कि दीदी ने भी कुछ नहीं खोया। सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा वो हो गया। 100 के ऊपर नहीं जा रहे हैं आप, डबल डिजिट तक हैं आप लोग। अब देखना, अच्छा शाम को हम 100 के ऊपर नहीं, हम मैजिक नंबर तक पहुंचेंगे। रुमाना कुछ पूछना चाह रही तो है। नहीं तो शाम को हम हार स्वीकार करेंगे आपके साथ। रुमाना कैलाश कुछ जी, मेरे पूछना। मन में एक सवाल था कि अभी ये जो टीएमसी को वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, इसमें चोट वाला सहानुभूति वोट, वो कितना हिस्सा उसका मान रहे हैं आप? रुमाना जी, आपकी आवाज नहीं है मुझे। जी, चोट वाला सहानुभूति वोट, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा मान रहे हैं इसमें? अब देखते हैं, मैं कहता रहा हूँ कि इसके हम शाम को समीक्षा करेंगे, फिर आपको इस बात का जवाब भी देंगे कि कहाँ कहाँ हम असफल हुए, कहाँ कहाँ सफल हुए, कहाँ वो असफल हुए, कहाँ हम सफल हुए। इसका शाम को ही मैं समीक्षा कर पाऊंगा, अभी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस बारे में। यशवंत देशमुख अपने इंदौर के साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश भाई, यशवंत जी, आपका सर्वे सी वोटर का जो था और लगातार जो ओपिनियन पोल किया, जो एग्जिट पोल किया, अभी परिस्थिति वही दिखाई दे रही है, लगभग उसी दिशा में जा रहे हैं। आपका पोल ऑलमोस्ट उसी ट्रैक पर है। तो पहली बात तो मैं इसको बधाई दे दूं आपको, या आप भी बधाई बाद में स्वीकारेंगे जब सारे नतीजे आ जाएंगे कैलाश जी की तरह? नहीं, बधाई तो खैर बाद में स्वीकारूंगा, क्योंकि नतीजे पहले आ जाएं। क्योंकि अभी भी जो शुरुआत जैसा कैलाश जी ने बोला है कि बहुत सारे ट्रेंड आने बाकी हैं, लेकिन अपने भी ट्रेंड आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मोटे तौर पर जो रिजल्ट है कि टीएमसी आगे है, वो पलटना अभी थोड़ा सा मुझे अभी कठिन लग रहा है। तो टीएमसी डेफिनेटली अपनी, मुझे लगता है कि अभी ट्रेंड लेकर के सरकार को बनाने देंगे आसानी से। और सुमित, मैं केवल 1 मिनट आपसे और पहले लूंगा किसी भी बात को एनालाइज करने से पहले जी। और मैं दरअसल वो 1 मिनट केवल और केवल एबीपी की एडिटोरियल टीम, लीडरशिप टीम, आपके सीईओ, आपके पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देने के लिए कहूंगा कि जिस समय हम अकेले ये कह रहे थे कि टीएमसी आगे जा रही है, उस समय आप लोग हमारे साथ में खड़े, और ये कठिन होता है कॉल लेना। और इतने सारे लोग जब कह रहे हो एक तरफ और दूसरी तरफ की कॉल लेना, और उसमें आप लोगों का सहयोग और हमारे ऊपर विश्वास होना, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा एबीपी को। और दूसरी चीज, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सुमित, जो स्थिति है क्षेत्र में, आप ये समझिए कि लोग सोचते हैं एग्जिट पोल हवा में हो जाता है। 500 से ज्यादा रिसर्चर ये पश्चिम बंगाल अकेले में किस तरीके से काम कर रहे हैं ये हम जानते हैं।
जी। और आप यकीन मानिए कोरोना तो अभी झेला है, जिस तरीके का वायलेंस हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल में इस बार सबके थ्रू झेला, लोगों के सर पीटे हुए हैं, हमारे रिसर्चर हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हम ये सब बातें बोलते नहीं हैं। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, टीवी पे लोग ये स्क्रीन पे आंकड़े देख रहे हैं, तो ये भी दर्शकों को पता है कि वो सी वोटर जब ये आंकड़े देता है, पिछले 15 दिन में हमारी आधी से ज्यादा टीम कोविड पॉजिटिव हुई है, हमारे सीनियर लोग हॉस्पिटल हुए हैं। इनफैक्ट हमारा आईटी का जो हेड आज ये मेन काम देखता है, वो 3 दिन पहले अस्पताल छूटा है और बिस्तर पे बैठ के ये काम कर रहा है। नीलाभ, मैं आप बता नहीं सकता हूं कि कितने स्ट्रेस के बीच में एग्जिट पोल भी और आज का भी दिन ये गया है। इसके लिए मैं केवल और केवल अपनी टीम और अपने जो फील्ड में काम करने में उनको हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूं और अप्रिशिएट और ईश्वर से चाहता हूं वो इनफैक्ट यशवंत जी, मैं आपके इस जवाब के बाद बोलने वाला था ये बातें, लेकिन आपने मेरे जबान से, मेरे मुंह से सारी बातें छीन ली। कोरोना मीटर भी चल रहा है और चुनाव के आंकड़े भी चल रहे हैं। चुनाव के आंकड़े ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी तीसरी बार हो रही है। ममता दीदी हैट्रिक मार रही हैं। अभी तक के जो शुरुआती 4-5 राउंड के नतीजे हमारे पास, रुझान हमारे पास हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत भी इस वक्त जुड़ गई हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर रुमाना के पास है। रुमाना, देखिए, नंदीग्राम के संग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 5 राउंड की गिनती नंदीग्राम में हो गई है और 5 राउंड की गिनती के बाद शुभेंदु अधिकारी की बढ़त बरकरार, फासला जरूर घटा है। 5वें राउंड के बाद शुभेंदु अधिकारी की बढ़त ममता बनर्जी पर 3110 वोटों की है। इस वक्त 5 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद शुभेंदु अधिकारी 3110 वोटों से ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। ये फासला करीब 8500 से घटकर अब 5वें राउंड के बाद 3110 पर आ गया। सुमित, यानी कि मामला और दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी में अंतर बढ़ता जा रहा है और वहां पर फासला घटता जा रहा है नंदीग्राम में, और ये इशारा कर रहा है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला है। रूबिका, मैं आऊंगा एक आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर पंकज के पास से मुझे बताया जा रहा है। पंकज, सुमित, एक वो खबर है जिससे पूरा देश जूझ रहा है, हम सब उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। खरदा सीट से टीएमसी के कैंडिडेट जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनका देहांत हो गया, काजल सिन्हा, कोलकाता के हॉस्पिटल में वो नहीं रहे और वो अब नहीं है, लेकिन खरदा सीट से काजल सिन्हा जो हैं वो टीएमसी के उम्मीदवार, वो वोटों की गिनती में आगे चल रहे हैं। सुमित, उनका निधन हो चुका है कोविड की वजह से ठीक चुनाव के पहले, लेकिन पर्चा भरा जा चुका था, वोटिंग उन्हीं के नाम पे हुई है। इस सीट पर टीएमसी के काजल सिन्हा, स्वर्गीय काजल सिन्हा आगे चल रही है। अपने आप में बहुत ही अजीब सी विसंगति सी स्थिति है। रूबिका लियाकत हमारे साथ हैं और हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी जुड़ गए हैं। यशवंत देशमुख है। रूबिका, पहला सवाल आपसे और फिर आप राजीव प्रताप रूडी से बात भी करिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इस नतीजों को आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते, खासकर पश्चिम बंगाल में जब अंतर दिख रहा है 100 सीटों का, ममता बनर्जी 211 से 190-193 पर अब भी बनी हुई हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? बीजेपी का गेम या टीएमसी ने अपना ग्राउंड रिटेन किया? एकदम साफ शब्दों में कहूँ, एक तो नमस्कार आप सभी को। सुबह से आप लोग लगातार लगे हुए हैं और सबसे शानदार बात यह है कि आप कोरोना के आंकड़ों को नहीं भूले हैं। उन आंकड़ों के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल में आंकड़े हैं उनको भी देख रहे हैं। इस वक्त इलेक्शंस को लेकर लोगों के अंदर दिलचस्पी है, लेकिन इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और उस पर अगर मैं साफ शब्दों में आकलन करने की कोशिश करूं तो ये है कि दो धारी तलवार बीजेपी लेकर चल रही थी। पहली ये कि विधानसभा में जीत हो जाए, और अगर वहां जीत ना हो जाए तो इतना उनकी ताकत वहां पर बढ़ जाए कि आने वाले लोकसभा चुनावों में उस ताकत का वो इस्तेमाल कर ले, जहां से उनकी सीटें कम पड़े वो वहां से उन सीटों को हासिल कर ले पश्चिम बंगाल से। तो दो धारी तलवार यहाँ अगर काम कर जाती तो वो सोने पर सुहागा होता, लेकिन बीजेपी के लिए वो एक धार काम नहीं कर रही है। वो 100 का आंकड़ा भी पार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसा पीके कह रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।